हमारा अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार कर लेना है, ठीक है ना, यानी कि थिंकिंग कर लेना है। आप अभी है 12th क्लास में, आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम का जो आप प्लानिंग कर रहे हैं या उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसी को हम लोग प्लानिंग यहाँ पर करते हैं। बिजनेसमैन भी तो बिजनेस का प्लानिंग करेगा ना, कि 6 मंथ बाद या 4 साल बाद उसका बिजनेस कुछ पहले से ज़्यादा इंक्रीज करे, उसके लिए वो प्लानिंग करेगा। तो चलिए देखते हैं प्लानिंग में प्रिकलेशन वाइल प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लानिंग, यानी व्यावसायिक नियोजन तैयार करते समय आपको कुछ सावधानियां ध्यान रखना होगा और आपको केयरफुल रहना होगा। सेटिंग अप ऑफ रिजनेबल गोल्स, यानी कि उचित लक्ष्यों की ध्यान देना, उसकी स्थापना करना। आपका लक्ष्य देखिए तय नहीं रहेगा पहले से, एम सेटिंग नहीं रहेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम होने लगेंगे। दूसरा आता है हमारा भविष्य की समस्याओं का आकलन कर लेना। आप जो काम करने वाले हैं उसमें क्या करना होगा, आपको रणनीति वगैरह तैयार करना होगा। चक्रव्यूह की रचना नहीं कीजिएगा तो फिर चक्रव्यूह में फंस जाइएगा। कहने का मतलब है कि आपको बिजनेस में आगे क्या करना है, किस प्रकार के कार्यों को करना है, उनमें क्या क्या जोखिम आ सकते हैं, उनका आकलन आज ही कर लेना है, क्या नियोजन हमारा। इसके बाद आता है टोटल कमिटमेंट। टोटल कमिटमेंट मतलब होता है आपके घर परिवार, दोस्त मित्र, साझेदार, कर्मचारी सब आपको हेल्प करें, समर्थन करें आपका, उसी को बोलते हैं टोटल कमिटमेंट। इसके बाद आता है हमारा मार्केट स्टडी। मार्केट स्टडी मतलब आप किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन करने वाले हैं, कैसा सर्विस आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, उन सबसे पहले आपको उस मार्केट का स्टडी करना होगा। उस मार्केट में कस्टमर कैसे हैं और आपके कंपटीटर वहाँ पर कैसे कैसे हैं। इसके बाद रिसर्च में पूरा मार्केटिंग का रिसर्च कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। आप उस प्लेस का, कस्टमर का और अन्य सभी बातों का क्या कीजिएगा, आप रिसर्च कीजिएगा वहाँ पर, जिसमें आता है हमारा सरकारी एजेंसी वगैरह आता है, व्यापारिक संघ और व्यापारक प्रकाशन वगैरह ये सब आ जाते हैं हमारे। इसके बाद यहाँ देखिएगा आप लोग, तो आएगा यहाँ पर हमारा हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, यानी विशेषज्ञों से सहायता ले सकते हैं। सर जो जिस फील्ड के महारथी होते हैं यानी एक्सपर्ट होते हैं, आप एक्सपर्ट से जाइए, डायरेक्टली बात कीजिए, हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ उनसे सुझाव ले लीजिए, वो आपको ईजिली दे देंगे सुझाव। इसके बाद आएगा हमारा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, यानी कि बहुत प्रकार की इन्फॉर्मेशन होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, और आपको क्या करना है, उन सब इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। इसके बाद आएगा हमारा नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटर का नॉलेज रखना होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि आप जिस चीज़ से खेल रहे हैं, आग से खेलने से पहले क्या करना चाहिए, उसका नॉलेज ले लेना चाहिए। इसी तरह बिजनेस को आप रनिंग करने वाले हैं तो इससे पहले क्या कीजिएगा, आप अपने कॉम्पिटिटर का नॉलेज ले लीजिएगा। कौन कॉम्पिटिटर कितना पुराना है, वो कितना ज़्यादा रनअप है, कितना पहले से ज़्यादा इंक्रीज किया, उसके हिसाब से आपको भी अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। इसके बाद आइएगा लोकेशन पर, तो लोकेशन मेन इंपॉर्टेंट इसका पार्ट्स होता है। लोकेशन किसी भी बिजनेस का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है सर, क्योंकि लोकेशन यदि सही जगह पर नहीं है आपका बिजनेस का, तो बिजनेस चलना मुश्किल है, ठीक है। आपको मैं ये बोलूँ कि आप अपना बिजनेस ले जाकर किसी जंगल और पहाड़ी इलाके में खोल दीजिए, जहाँ कस्टमर जाते तक नहीं है, लोग जाते तक नहीं है, तो क्या वहाँ बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा सही लोकेशन पे भी खोलिए, बट कस्टमर का वहाँ नहीं जाते हैं कस्टमर, ठीक है, किसी भी वजह से, या वहाँ जाना लोग पसंद नहीं करते हैं उस लोकेशन पर, तो आपका बिजनेस फ्लॉप गया है यहाँ पर। ओके, क्लियर है आपका? चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्ट और नेचर ऑफ प्लानिंग, इसमें देखिएगा आप लोग, तो इसमें बताया जाएगा आपको निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना, यानी कि सर बिना लक्ष्य बिना उद्देश्य का क्या बिजनेस, क्या फ़ायदा ऐसे बिजनेस का जिसका कोई एम, इसका किसी का गोल ना हो, ठीक है। दूसरा हमारा आता है फोरकास्टिंग, यानी कि पहले से क्या कर लेना, अनुमान लगा लेना, बिजनेस में क्या नुकसान होने वाले हैं, 2, 4, 10 वर्षों में आपका बिजनेस कहाँ जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तो आपका ये फ्यूल वाला तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 4 नंबर में देखिएगा तो लिखा गया है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट एमोंग अल्टरनेटिव कोर्सेज एक्शन, यानी कि विभिन्न वैकल्पिक क्रियाएं हैं आपको। अच्छा हम क्या करते हैं, आपको किसी क्वेश्चन पर ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेटर लगता है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं। उसी तरह बिजनेस में भी आपके पास बहुत सारे रास्ते आएंगे, बहुत सारे विकल्प आएंगे, यानी ऑप्शंस आएंगे, जो सबसे ज़्यादा कारगर लगे, जो सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो उसी को सिलेक्ट कीजिए, उसी का सिलेक्शन कीजिए। इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर प्रीवियसनेस ऑफ प्लानिंग, यानी कि नियोजन का सर्वव्यापकता,
यानी कि आपका बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, सब बिजनेस का लक्ष्य यही होता है कि हमको एक ऊंचाई पर जाना है। ठीक है, बिजनेस छोटा हो तो उसमें मेहनत कीजिए, आपका बिजनेस जरूर एक दिन बड़ा बिजनेस बन जाएगा। ठीक है ना। सर्वव्यापकता का अर्थ यहाँ पर होता है कि आप अपना बिजनेस को सर्वव्यापी बनाइए, यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट आप अपने बिजनेस में अनलिमिटेड मेहनत कीजिए। ठीक है ना। आप अपने बिजनेस को क्या कीजिए, बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे साधनों का व्यवस्था कीजिए, अच्छा से अच्छा प्लानिंग कीजिए बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस एक दिन जरूर बड़ा बनेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो लिखा गया है यहाँ पर प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस बिजनेस कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूअस किसी भी बिजनेस को बंद करने का उद्देश्य से नहीं खोला जाता है। बिजनेस खोलने वाला, बिजनेस चलाने वाला एक दिन भले ही मर जाए लेकिन बिजनेस चलता रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं बिजनेस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसके बाद हमारा फ्लेक्सिबल जो प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस यानी कि लोचपूर्ण होता है। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीलापन जो होता है ना, जब देखिए जब जैसा तब तैसा, एक कहावत है, वही यहाँ पर फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। चलिए इसके बाद आइएगा तो लिखा गया है इंडिपेंडेंस, यानी कि क्या करना है, स्वयं पर इंडिपेंडेंस रहना है आपको। यहाँ पर क्या होता है ना कि एक मास्टर प्लान आप किया जाता है। देखिए लिखा गया है मास्टर प्लान, और मास्टर प्लान किया जाता है, और मास्टर प्लान के अंतर्गत क्या होता है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ पर, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना, सर्विस डिपार्टमेंट वगैरह। और उन डिपार्टमेंट को सब लोगों को मास्टर गाइड कौन करता है, तो मास्टर प्लान वाला, यानी कि जिसका प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांगली प्लानिंग होता है जिसका, वो करता है हमारा। ठीक है ना। यानी कि प्लानिंग करने का सबसे ज़्यादा काम हमारे कंपनी वगैरह की बात किया जाए तो HR करता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स का वो डिपार्टमेंट करता है, यानी होटल वगैरह की बात कीजिएगा तो वहाँ मैनेजर हमारा करता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन यानी कि क्या होना चाहिए, बिजनेस में जो हमारा प्लानिंग होता है ना, वो हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछा जाता है कि प्लानिंग कौन सा फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, तो आपको प्राइमरी फंक्शन वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके बाद आइएगा यहाँ पर तो लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है ना। यानी कि बौद्धिक और मानसिकता प्रक्रिया। देखिए प्लानिंग जो चीज़ है, जो प्लानिंग है वो मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आपका मेंटलिटी पावर कितना है, इंटेलेक्चुअल आपका पावर कितना है, उन सब पे डिपेंड करता है आपका प्लानिंग। यहाँ पर देखिएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है हमारे हेंसे और मेंसी। ठीक है ना। हेंस और मेंसी कहते हैं कि नियोजन क्या है, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक और चिंता और कल्पना का आपको आकलन करने आना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि बौद्धिक प्रक्रिया है सर, चिंतन वंतन कीजिए, सोच विचार कीजिए, वही हमारा प्लानिंग है, इसीलिए बोला जाता है बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया। इसको, ये इसकी विशेषता है, विशेषता में जरूर लिखिएगा इसको। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर अन्य दिखा रहा है, तो अन्य में व्यवहारिक समय, मार्गदर्शन, कार्य कुशलता, सीमित साधन, व्यापक क्षेत्र, इन सब को जोड़कर ही यहाँ पर अन्य में दिखा दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा डिफिनेशन का दूंगा मैं। नियोजन एक उपक्रम के सफलतापूर्वक कार्यों को आधारशिला है, यानी कि इसको टेरी बोलते हैं। और ये एलन जो है, एलन का ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ये हमेशा क्या बोलता है कि भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया जो पिंजरा है वही हमारा क्या है, प्लानिंग है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ प्लानिंग का जो मेन संबंध होता है वो निम्न बातों पर होता है। क्वेश्चन उठता है क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसी काम को सर किसे करवाना है, किसी काम को, इन सबको प्लानिंग होता है। प्लानिंग में एग्जैक्टली आप सोचते क्या है, अरे यार ये काम है, कब इसको करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इस काम को करने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय क्या है। आ रहा है समझ में, मतलब कि कम पैसे में सबसे अच्छे उपाय से इस काम को कैसे कर दिया जाए, ये प्लानिंग होता है। प्लानिंग ये थोड़ा ना होता है करना है करना है करना है, अरे करना है भाई, वो हो जाएगा काम, ठीक है, लेकिन उस काम को सबसे चीपली रेट से, यानी कि सबसे कम पैसे में और सबसे अच्छे तरीके से किया जाए, तो वही तो प्लानिंग होता है एग्जैक्टली हमारा। ठीक है। यहाँ पर बताया जाता है कि वाई प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए प्लानिंग कैसे महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बिना हथियार के सैनिक सर युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है। और बिना शिक्षक के छात्र जो हैं वो अपने निश्चित सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिना गुरु का ज्ञान का। इसके बाद यहाँ पर आएगा कि बिना नाविक का, ठीक है ना, यानी कि नाव हेंकने वाला नहीं है वो, तो वो नाव पे फिर आपका सवारी बेकार है वहाँ पर। या ऐसे कहिए कि लेखक जो है किसी चीज़ को लिखता है, यदि पेन ना हो उसके पास, बिना कलम का लेखक का लेख कैसा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना,
यानी कहने का मतलब ये है कि आपको यदि पहले से प्लानिंग नहीं होगा, उस चीज़ का साधन नहीं होगा आपको किसी काम को करने के लिए, तो फिर आपको एंटरप्रेन्योर आप कैसे बनेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है हमारा। प्रोसेस, टेक्निक, स्टेप ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया। रिलैक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों का सुनिश्चित कर लेना, यानी कि अल्पकालीन दीर्घकालीन आप किस टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कौन से टर्म के लिए बिजनेस कर रहे हैं पहले निर्धारित कीजिए। नंबर 2 है हमारा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपको काम करना है उसके लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, एनालिसिस कीजिए बिजनेस में। इसके बाद जो थर्ड आता है हमारा वो बोलता है सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज, यानी कि किसी भी चीज़ का जो सोर्स है, साधन है, विकल्प है आपके पास, उन सबको क्या करना, इकट्ठा करना। जैसे किसी काम को करने का सबसे अच्छा मेथड कौन है, कॉस्ट क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ देखिएगा आप लोग, तो लिखा गया है कि स्टडी द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना, यानी कि आप जो स्टडी कर रहे हैं जिस चीज़ का, वो लिमिटेशन होना चाहिए किस पर, प्लानिंग पर, ठीक है ना। प्लानिंग पर जो बिजनेस में हम लोग करते हैं, जैसे कि प्लानिंग वगैरह मान लीजिए आप कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका सोच कहाँ तक जा सकता है, यानी कि लिमिटेशन एरिया तक आपका वो सोच जाना चाहिए जहाँ तक वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो सके। इसके बाद 5 नंबर में देखिएगा तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्लानिंग आएगा, यानी कि क्या करना, प्लानिंग, किसी भी लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए एक अच्छा प्लान बनाना होगा, ठीक है ना। उसी प्लान को क्या कहते हैं हम लोग, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाते हैं, ठीक है ना, उसको ही कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान। और इसके बाद नीचे में देखिएगा तो लिखा गया है फॉर्मुलेशन ऑफ सब प्लान। सब प्लान और प्लान इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। सब प्लान यानी कि छोटे छोटे प्लान को इकट्ठा करना, क्योंकि बड़ा गोल को, बड़ा अचीवमेंट को जीतने के लिए हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे चीज़ों को ज्ञात करना होगा, छोटी छोटी जानकारियों को प्राप्त करना होगा हमें, ठीक है ना, तब जाके हम बड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। इसीलिए यानी सब प्लान यानी छोटे चीज़ों की जानकारी करना, छोटे छोटे प्लान बनाना, और ये यानी कि बड़ा प्लान बनाना यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आइएगा तो लिखा गया है इस्टेब्लिशिंग टाइम लिमिट, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एक निर्धारित समय होना चाहिए, कितने दिनों में, कितने समय में कौन से काम करने हैं, आप उस समय पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सर बेकार है। इसके बाद लास्टली आता है हमारा मूल्यांकन, यानी कि इवेल्युएशन। किसी भी कार्य को केवल कर लेना ही नहीं है, नियोजन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वो बना रहता है। यानी कि आपका जो प्लानिंग है वो सक्सेस हो गया तो आगे के लिए भी क्या करना, प्लानिंग करते रहना। ये जो प्लानिंग आप कर रहे हैं उसमें अपडेट आप करते रहिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ प्लानिंग या काइंड्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो सर प्लानिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। आप कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो इसमें हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल के फंक्शन होते हैं। हाई लेवल, लो लेवल और मिडिल लेवल वैसे भी आप लोग समझ रहे होंगे किन बारे में सोचना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हाई लेवल यानी कि उच्च स्तरीय पे सोचना, जिससे कि सामान्य नीति, उद्देश्य, बाजार विस्तार के बारे में सोचना। मिडिल लेवल यानी मध्य स्तरीय के बारे में सोचना, ठीक है, लक्ष्य भेदन आसानी से हो सके। लो लेवल यानी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। इसके बाद आइएगा नंबर 2 पर, तो यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको बेसिस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। क्या दिखाया जाएगा, बेसिस ऑन, सॉरी यार, देखिए यहाँ पर दिखाया जाएगा यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में आपका शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म होगा। यानी शॉर्ट टर्म में किसको बोलते हैं, 12 मंथ से नीचे, यानी 12 मंथ को शॉर्ट टर्म। मिडिल टर्म यानी 4 से 5 साल, और लॉन्ग टर्म यानी 10 से ऊपर साल, ठीक है ना, यानी 5 वर्ष से अधिक। देखिए यहाँ पर साइड में दिखा भी रहा होगा सब चीज़, ठीक है। चलिए इसके बाद आएगा नंबर 3 में हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। 2 टाइप का यूज़ होता है, एक स्टैंडिंग प्लानिंग होता है हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारा सिंगल यूज़ प्लानिंग होगा। आपको यहाँ पर मैं फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। देखिए यही है हमारा नियोजन का प्रकार, दिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये हमारा है। इसके बाद ये जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड है, और ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूज है, ठीक है ना। देखिए दीजिए हाई लेवल, लो लेवल और मिडिल लेवल आपको सब इसमें मिल जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा आता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में देखेंगे तो सबसे पहले आएगा बेसिस ऑन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग यानी पहले भी बता चुके हैं, पूर्वानुमान वगैरह लगाना उसके आधार पर। दूसरा आता है हमारा
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका जो बिजनेस था तो पहले जो नेता थे वो उनके टाइम पर अच्छा चलता था, यानी कि मुद्रा, औद्योगिक, आर्थिक वगैरह सब चीज़ अच्छा से चलता था। लेकिन जैसे ही अब यदि सरकार बदल जाती है तो इनमें क्या होता है, बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो लिखा गया है पहल क्षमता की कमी। ठीक है ना, यानी कि रिड्यूसन यानी कि डिक्रीज इन इंटेबिलिटी। ठीक है ना, यानी कैपेसिटी जो आपका है वो वहाँ पर रिड्यूस करने लगता है। ठीक है ना, कैसे रिड्यूस करेगा, पहल क्षमता में कमी। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि नियोजन के चलते प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लीक पर चलने की मजबूरी होती है। इसके चलते चाहते हुए भी वे किसी के काम में पहल नहीं कर पाते हैं। इसके लाभदायकता अवसर भी हाथ धो लेते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम आते हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं, हमारे मार्केट रिड्यूस कर जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिस तरह हवा और मौसम परिवर्तन करते रहते हैं उसी तरह बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि तकनीकी परिवर्तन, फैशन या रुचि परिवर्तन है हमारा, समय समय के साथ बदलते जाता है। और एक बार आप प्लानिंग अच्छे से बना लेते हैं और उसके बाद कुछ चेंजिंग हो जाते हैं तो उसमें फिर आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अभी कोरोना वायरस के पहले बहुत बिजनेसमैन बहुत अच्छे अच्छे प्लानिंग बनाए होंगे कि मेरे को मार्च में ये करना है, अप्रैल में ये करना है, मई में ये फंक्शन, ये बिजनेस करना है, नया इस चीज़ को लॉन्च करना है। और वो क्या हुआ कि प्राकृतिक के वजह से या तकनीकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया है हमारा, तो फिर उसमें उनको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाएगा यहाँ पर लेकअप, ये हो गया। इसके बाद देखिए एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक्सपेंसिव प्रोसेस मतलब क्या होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रक्रियाओं पर रिसर्च करते हैं, जैसे कि सूचना एकत्रित करने में, विश्लेषण करने में, इन सब में क्या होता है हमारा खर्चा वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च वगैरह करते हैं ना, उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग खर्चीली प्रणाली यानी कि एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसके बाद आएगा हमारा डिफेक्टिव टेक्निक। डिफेक्टिव टेक्निक मतलब क्या होता है, देखिए लिखा गया इसमें, यदि योजना के लिए सही आधार यानी सही बेस का चुनाव नहीं हो सका तो सारी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है आप किसी चीज़ का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, यदि वो सही चुनाव आपका नहीं है, समझ रहे हैं, आपका लक्ष्य सही नहीं हो तो प्लानिंग कितना भी अच्छा कर लीजिए फिर उसमें वो फॉल्ट हो जाना ही है। इसके बाद देखिएगा विपरीत परिस्थितियों के लिए उपयुक्तता। ठीक है, विपरीत परिस्थिति में क्या होता है यहाँ पर, तो लिखा गया है कि नियोजन वैसी परिस्थितियों में अनुपयुक्त होता है जब अचानक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका पूर्वानुमान पहले से कर पाना मुश्किल था, जैसे सर कोरोना वायरस। ठीक है ना, पहले से अनुमान था नहीं था, इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, अनसिचुएबल फॉर एडवर्स सिचुएशन। ठीक है ना, चलिए इसमें देखेंगे आप लोग, तो आ रहा है पिन विपरीत परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त। यानी कि क्या होता है, कभी कभी ये अनुमान नहीं रहता है कि पहले से क्या करना है, यानी अनुमान लगाना मुश्किल होता है, और अचानक क्या होता है ना कि कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट जाती है जिसकी वजह से पूरा बिजनेस क्या होता है, फ्लॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं। जैसे देखिए अभी कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। फिर यहाँ पर 8 नंबर में देखिए कुछ व्यापार के लिए अनुपयुक्त, यानी कि क्या होता है ना, जैसे कि शेयर मार्केटिंग, फैशन वगैरह होता है, नए नए टेक्नोलॉजिकल आते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो फिर उनमें क्या होता है ना, जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं जिन वो, क्योंकि वो देखिए लिखा गया है, क्योंकि यहाँ दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ बदलते रहती है, जो मार्केट हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं ना, तो छोटे छोटे व्यापारियों के लिए वो सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि ये दीर्घकालीन योजना होता है और उनको क्या करना होता है ना, शॉर्ट टर्म योजना बनाना है। ठीक है ना, आप कितना भी बड़ा प्लानिंग कीजिएगा ना, तो आप 10 साल या 50 वर्ष का प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शेयर मार्केटिंग ये कुछ अन्य चीज़ है जिस पर आपका अच्छा से कमांड नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ कमांड हो सकता है, लेकिन तो हमारा है रीज़न फॉर फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, यानी कि परियोजन नियोजन एवं असफलता होने के कारण, यानी कोई भी प्लान यदि अनसक्सेस होता है, कोई प्लान हमारा काम नहीं करता है, कोई प्लान फेल हो जाता है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, और ये आई होप कि ये कारण आप सबको मालूम होगा। ठीक है ना, वैसे भी यहाँ पर अभी 4 लिस्ट है, और इसके बाद पेज कवर कीजिएगा तो इसमें कम से कम 15, 16, 20 आपको मिल जाएंगे यहाँ पर रीज़न कि किसके वजह से ये प्लान फेलियर होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग खुद सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, टेक्निकल खराबी होने की वजह से वो फेल हो सकता है, प्लान वगैरह सब चीज़ अच्छा है, अचानक एक्सीडेंटल कोई केस हो गया,
अचानक वातावरण में परिवर्तन हो गया, बारिश होने लगा 2 मंथ तक, 1 मंथ तक बारिश होने लगा, उसमें भी प्रॉब्लम हो, उसमें भी फेल हो सकता है। इसके बाद आपका किसी भी वजह से, जैसे कि ये मानव जनित आपदा है, ये हमारा कोरोना वगैरह वायरस, दंगा उंगा कहीं हो गया, इसके वजह से भी बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, वो प्लानिंग अच्छा से काम नहीं कर पाता है। बहुत जगह शेयर मार्केटिंग डूब जाने की वजह से भी प्लानिंग फेल हो जाता है हमारे। बहुत सारे जगहों पे सब चीज़ ठीक है, वो जो फाइनेंसर थे वो फाइनेंसर वहाँ से हट गए, ये जो पार्टनर थे वो पार्टनर फिर पीछे हो गए, मुंह मोड़ लिए कि नहीं भाई हम लोग साथ नहीं देने वाले हैं, उसके वजह से भी प्लानिंग फेल हो सकता है। तो प्लानिंग फेल होने के बहुत सारे रीज़न हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, कुछ अपने से भी सोचिएगा।